नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम गवर्नर जनरल और उनकी नीतियों का भाग 2 पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जो प्रमुख गवर्नर जनरल तथा जनरल होंगे उनके महत्वपूर्ण कार्यों को देखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत जो हुए हैं उसमें प्रमुखता से लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, इस तरीके से वारेन हेस्टिंग हुए, इन सबको देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रमुख जनरलों में लॉर्ड क्लाइव को। ये लॉर्ड क्लाइव है, इसने इलाहाबाद की संधि की थी। हमने देखा था ये दोबारा आता है तब इलाहाबाद की संधि करता है। द्वैध शासन प्रणाली लागू की बंगाल में। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए निजी उपहार पर रोक लगाई, निजी व्यापार पर रोक लगाई, आंतरिक कर अनिवार्य कर दिया, सैनिकों को दोहरा भत्ता देना बंद करके श्वेत कारण जो विद्रोह होता है वो इसी का कारण बनता है, क्योंकि इसने दोहरा भत्ता बंद कर दिया, इसलिए श्वेत विद्रोह नामक विद्रोह पनपा। अगला है इसी ने सोसाइटी फॉर ट्रेड, इसकी स्थापना करता है। सोसाइटी फॉर ट्रेड नाम से एक संस्था की। इसी क्रम में आगे आते हैं वारेन हेस्टिंग, 1772 से 1785 तक रहते हैं। सन 1772 में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। मोहम्मद रजा खां राजा सिताब को हटा दिया गया, इसके द्वारा राजस्व परिषद का गठन किया गया। मुगल सम्राट की पेंशन बंद कर दी गई और आगे चलकर मुगल सम्राट को जो काड़ा और वो जिले दिए गए थे इलाहाबाद के, वो वापस लिए जाएंगे, उसको भी आगे देखेंगे। चलिए आगे और देखते हैं। वारेन हेस्टिंग ने इलाहाबाद और काड़ा जिले मुगल सम्राट से वापस ले लिए, जो पहले दिए गए थे बक्सर की संधि के दौरान में, वो अब वापस ले लिए जाते हैं इसके द्वारा। सन 1772 में प्रत्येक जिले में दीवानी और फौजदारी न्यायालय की स्थापना की गई। हिंदू और मुस्लिम कानूनों को पुस्तक का रूप दिया गया। मनुस्मृति का अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटो लॉ के नाम से करवाया गया। कोलब्रुक और विलियम जोन्स ने मिलकर डिजेस्ट ऑफ हिंदू लॉ पुस्तक का प्रकाशन किया। सन 1784 ईस्वी में भारतीय इतिहास, धर्म, संस्कृत के अध्ययन के लिए विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। वारेन हेस्टिंग अरबी फारसी जानता था और बंगाली बोल सकता था। वारेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विलियम ने भागवत गीता का अनुवाद किया और इसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग ने लिखी थी। इसकी जो चार्ल्स विलियम ने इसका अनुवाद कराया था और प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग ने लिखी थी। इसी काल में हितोपदेश का भी अनुवाद किया जाता है। हेस्टिंग के समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया और पिप्स इंडिया एक्ट 1784 आया। हम इसे आगे के वीडियो में जो एक्ट जितने भी आए थे, पिप्स इंडिया एक्ट और ये रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह जो कुछ आते हैं, भारत सरकार अधिनियम आएगा 1858 में, उस सब के बारे में देखेंगे। ब्रिटेन लौटने पर हेस्टिंग पर मानहानि का मुकदमा चलाया गया, बाद में सभी से मुक्त कर दिया जाता है। चलिए अब अगला जनरल को देखते हैं। क्रम में अगला गवर्नर जनरल है लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से 1793 ईस्वी तक। इसके समय में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत भारतीय कानून को मजबूत करने के लिए इसे भेजा गया। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, उसके बाद 1786 में इसे भारत भेजा जाता है। सन 1793 में भारतीय सिविल सेवा की प्रारंभ किया गया। इसके द्वारा प्रत्येक जिले को 400 वर्ग मील में बांटकर दरोगा एवं पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गई। शक्ति का पृथकीकरण करते हैं और न्यायालय प्रशासन तथा कर प्रशासन को अलग अलग कर दिया। 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की इसने बंगाल के अंतर्गत। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना, ये 4 न्यायालय इसके द्वारा बनवाए जाते हैं। न्यायालयों की श्रृंखला बनी, जिसमें सबसे ऊपर कलकत्ता सदर दीवानी तथा कलकत्ता सदर निजामत न्यायालय रखे गए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में कानून विशिष्टता स्थापित की। इसके द्वारा कानून विशिष्टता स्थापित की जाती है। भू राजस्व को सुधारों के अंतर्गत 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया।
आगे के वीडियो में राजस्व व्यवस्था जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे महलवारी, जो स्थायी बंदोबस्त वगैरह, इस चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। इसके अंतर्गत जो कर लिया जाता था वो 89% सरकार लेती थी और 11% जो कर होता था वो जमींदार अपने पास रख लेते थे, क्योंकि जमींदार ही आम जनता होती थी उससे वसूलने का कार्य करते थे। तो 89% जो होता था वो सरकार को दिया जाता था तथा 11% जो वसूलते थे जमींदार वो रख लेते थे। चलिए आगे के गवर्नर जनरल को देखते हैं। अगले हैं सर जॉन शोर, 1793 से 1798 तक रहते हैं सर जॉन शोर। स्थायी बंदोबस्त के निर्माण में इनकी प्रमुख भूमिका थी। हस्तक्षेप नीति लागू की। यह हस्तक्षेप नीति क्या थी? भारतीय राजाओं के मामले में कोई अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेगा, यही हस्तक्षेप नीति थी, वो सर जॉन शोर द्वारा लागू की गई थी। अगला है लॉर्ड वेलेजली, 1798 से 1805 तक। लॉर्ड वेलेजली सबसे ज्यादा कुख्यात आदमी है ये। इसका नाम रिचर्ड कोली वेलेजली था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया, खुद सेना का नेतृत्व किया और टीपू को इसके द्वारा मारा गया था। इसी उपलक्ष्य में 1799 में उसने नारक के मार्केस वेलेजली की आयरिश पीयरेज उपाधि धारण की। इसने टीपू को मारकर ये उपाधि धारण की थी। सहायक संधि की इसने शुरुआत की थी। प्रथम सहायक संधि हैदराबाद के द्वारा स्वीकार की गई थी। हमने उसमें भी मैसूर युद्ध में भी पढ़ा था इस चीज को कि जो सहायक संधि वेलेजली लाया था उसे सबसे पहले हैदराबाद ने स्वीकार किया था निजाम ने। 1799 ईस्वी में प्रेस पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। सन 1800 में कंपनी के अधिकारियों के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। जो सन 1800 में ये कंपनी के जो लोग होते हैं उनके लिए फोर्ट विलियम कॉलेज नामक स्थापना की जाती है इसके द्वारा। चलिए इसी क्रम में आगे के जनरल गवर्नर अगला है लॉर्ड मिंटो, सन 1807 से 1813 ईस्वी तक। सन 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, लेकिन चाय और चीनी के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। जो चाय और चीन के साथ में जो इसका व्यापार था वो बना रहेगा और चाय पर इसका एकाधिकार रहेगा। शिक्षा पर व्यय के लिए 1 लाख रुपया का प्रावधान किया गया। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दी गई लॉर्ड मिंटो के समय में। अगला है लॉर्ड हेस्टिंग, सन 1813 से 1823 ईस्वी तक। इसका नाम द अर्ल ऑफ मोइरा था। पिंडारियों का दमन, मैल्कम की मदद से इसने पिंडारियों का दमन किया लॉर्ड हेस्टिंग ने। वो वारेन हेस्टिंग था, ये लॉर्ड हेस्टिंग है। इसका मूल नाम था द अर्ल ऑफ मोइरा। लॉर्ड हेस्टिंग ने अंग्रेजों की राजनीतिक सर्वश्रेष्ठता कायम की। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और उसके बाद मराठा साम्राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया। आंग्ल नेपाल युद्ध, उसके बाद सुगौली की संधि भी इसी के द्वारा करवाई गई थी। सुगौली की संधि में गोरखाओं की नियुक्ति ब्रिटिश भारतीय सेना में प्रारंभ कर दी जाती है। लॉर्ड हेस्टिंग ने भारत में 28 युद्ध लड़े और 100 से अधिक दुर्गों पर इसने विजय प्राप्त की थी। ये 28 युद्ध लड़ता है लगभग में, क्योंकि ये लगभग 10 साल तक रहता है डबल पीरियड में। और अब यहाँ पे आपको एक चीज और देखने की मिलेगी, जो पंचवर्षीय योजना है, मतलब 5 साल के लिए जो सरकार का नियम है वो लगभग अंग्रेजों से ही लिया गया। अब आप जितने गवर्नर जनरल या जनरल देखेंगे ज्यादातर आपको 5 वर्ष के फॉर्म में ही दिखेंगे। 5 साल 10 साल या इसी टाइप में आपको देखने के मिलेंगे। कुछ को छोड़ के बीच में चले जाते हैं किसी कारण से, लेकिन ज्यादातर 5 वर्ष के फेर में ही आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके इसने 28 युद्ध लड़े और 100 से ज्यादा दुर्गों पर विजय प्राप्त की। चलिए अगले गवर्नर जनरल है लॉर्ड एमहर्स्ट, सन 1823 से 1828 तक। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है इसके समय में। वापसी के समय असम पर अधिकार कर लिया। ये क्या करता है लॉर्ड एमहर्स्ट, जब बर्मा युद्ध करता है ना तो ये असम होके हुए रास्ते से जाता है बर्मा युद्ध के लिए, और लौटते में जब आता है तो असम पे भी अधिकार कर लेता है इसके द्वारा। आज भी अल्फा जैसे संगठन अंग्रेजों की इस हरकत को नाजायज मानते हैं और भारत से असम को अलग करने की मांग करते हैं, क्योंकि असम को छल के द्वारा अपने राज्य में मिलाया गया था।
लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 तक भारत का पहला गवर्नर जनरल, क्योंकि ये इसमें क्या था, इसमें बीच में एक्ट आया था, इस कारण से ये इसका शासनकाल थोड़ा दो विवादों में है। पहला 1828 से 1833 तक रहता है। उसके बाद 33 में चार्टर एक्ट आता है, 5 साल का ही हालांकि रहता है, क्योंकि हम देख रहे थे ना 5 साल का कार्यकाल चल रहा था, तो 33 में कार्यकाल इसका पूरा होता है। उसी टाइम चार्टर एक्ट आता है, जिसके तहत जो बंगाल का गवर्नर होगा अब वो भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो अब भारत के गवर्नर जनरल के तौर पे इसने आगे 2 साल कार्य किया था। यह एक प्रसिद्ध सैनिक जो कि इटली में नेपोलियन के खिलाफ लड़ा था। सन 1803 में मद्रास का गवर्नर बना। सन 1806 ईस्वी में मद्रासियों सैनिकों को कानों वालियां पहनने, जो कानों में बालियां पहनते थे सैनिक, उनको और माथे पर जातीय चिन्ह धारण करने के लिए रोक लगा दी इसने। फलस्वरूप बिल्लोर में सैनिक विद्रोह हो जाता है। जो बिल्लोर में सैनिक विद्रोह होता है वो इसी कारण से होता है। ये सैनिकों को कानों में बालियां पहनने पर रोक लगाता है और माथे पर जो चिन्ह लगाते थे, तिलक वगैरह या कोई भी चिन्ह बनाते थे, वो सारे बंद करा दिए जाते इसके द्वारा। सन 1833 में चार्टर एक्ट आया, जिसके अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा, जैसा हमने बताया था। इसके तहत पहला भारत का गवर्नर जनरल ये बनता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इस एक्ट की एक धारा मूल धर्म, मूल, वंश एवं जाति के आधार पर किसी व्यक्ति से को किसी पद से वंचित नहीं किया जा सकता, जो आज भी संविधान में कायम है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, वंश या रंग रूप के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में। एक विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले बने, इसी के समय आते हैं। एक विधि आयोग की स्थापना होती है। चीन एवं चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त होता है इसी के समय, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा था चाय एवं चीन के साथ व्यापार में भारत वो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका एकाधिकार था, लेकिन अब उसे भी खत्म कर दिया जाता है। शिक्षा संबंधी विवाद प्राच्यवादी और आंग्ल समर्थकों के मध्य इसी के समय प्रारंभ होते हैं। विवाद संबंधी मामलों का समाधान के लिए बंगाल लोक शिक्षा समिति की स्थापना, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले बनाए जाते हैं। लॉर्ड मैकाले की समिति के सुझाव पर 1835 में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम भाषा बनी। जो अंग्रेजी शिक्षा थी वो माध्यम का भाषा बनती है। सन 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना होती है। सन 1829 में सती प्रथा का अंत 4 दिसंबर 1829 के अधिनियम 17 के तहत में इसके द्वारा कराए जाते हैं। ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमर के सहयोग से, जो ठगी प्रथा होती थी बिहार वगैरह में, रास्ते में रोक कर ठगी कर लिया जाता था, ये ठगी प्रथा का अंत होता है। मैसूर, कुर्ग, कछार को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल भी कर लिया जाता है। इसके बाद इसी के साथ में जो लॉर्ड मैकाले था, जो अध्यक्ष बनाया गया था शिक्षा आयोग के तहत में, इसका कहना था कि हम ऐसी जाति को भारत में उत्पन्न करेंगे जो रंग रूप से तो भारतीय होगी, लेकिन उनके आत्मा अंग्रेजों की बात करेगी। ये लॉर्ड मैकाले का कथन था कि जो उनको रंग रूप से तो भारतीय दिखेंगे, लेकिन अंदर से वो पूरे अंग्रेज होंगे। ऐसे लोगों की स्थापना करने के लिए लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया। अगला है इसी क्रम में चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 1836 तक। इसने भारत के लिए काफी अच्छे कदम उठाए थे, इसलिए इसे बहुत जल्दी यहाँ से भगा दिया जाता है। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी इसे कहा जाता है। इसने भारतीय प्रेस पर जो प्रतिबंध लगा था उसे खोल दिया। इसे लगा कि भारत के लोगों को दबाया जा रहा है, इसलिए उसने तुरंत प्रेस को मुक्त कर दिया और प्रेस की स्वतंत्रता कायम कर दी। चलिए आगे इसी क्रम में अगला गवर्नर जनरल और खतरनाक गवर्नर जनरल होता है भारत का लॉर्ड डलहौजी। सन 1848 से 1856 ईस्वी तक ये लंबे समय तक रह जाता है। हालांकि इसे डबल कार्यकाल के तहत में इसे 1858 तक रहना था, लेकिन विद्रोहों के कारण इसे पहले ही यहाँ से भगाया जाता है। इसने युद्ध तथा विलय की नीति अपनाई तथा कई राज्यों को विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया जाता है इसके द्वारा। युद्ध से
पंजाब और पिंगू म्यांमार, जिसे म्यांमार बोलते हैं, उसे शामिल करता है युद्ध के द्वारा। और विलय नीति से किसे किसे सन 1848 में सतारा को सबसे पहले ही अपने राज्य में शामिल करता है। जो सतारा का हमने पढ़ा था, जो मराठा साम्राज्य खत्म होता है उसी से सतारा राज्य को अंग्रेजों द्वारा नया राज्य के रूप में बनाया जाता है। 1849 में जैतपुर जो संबलपुर में है, सन 1850 में बाघाट ये राजस्थान में है, सन 1852 में उदयपुर, सन 1853 में झांसी को, सन 1854 में नागपुर को बुलाया जाता है। अवध पर विलय का नीति का सिद्धांत लागू नहीं हुआ, तब इसने कुशासन का आरोप लगाकर विलय कर लिया कि अवध के नवाब सही से शासन नहीं चला रहे, इसलिए इसे भी अंदर करो। अवध के विलय को महान डकैती भी कहा जाता है, क्योंकि दिन दहाड़े डकैती थी ये, क्योंकि उसका वंश भी था, सब कुछ था, फिर भी कुशासन का आरोप लगाकर उसे विलय कर लिया जाता है। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह के बाद उसके बाद अंग्रेज अपने साम्राज्य में अवध को मिला लेते हैं। चलिए डलहौजी के और कामों को, सीमाओं के विस्तार के से नए जीते गए क्षेत्रों को कमिश्नरी के अंतर्गत लाया गया। जो नए सीमाओं के विस्तार में जो नए नए राज्य शामिल किए गए क्षेत्र, उनको कमिश्नर के क्षेत्र में शामिल किया जाता है। बंगाल शस्त्रागार का मुख्यालय कलकत्ता से बदलकर मेरठ किया गया। पहले बंगाल में शस्त्रागार का कार्यालय था, लेकिन उसे हटाकर मेरठ लाया जाता है। सेना का मुख्यालय शिमला बनाया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना की गई इसी के समय में। इस विभाग द्वारा सड़कों, पुल, नहर का निर्माण किया गया। पंजाब में ऊपरी बारी दोआब नहर का निर्माण, पंजाब में नहरों का जाल बिछाया गया। इसी के समय पंजाब में बहुत सारी नहरों का विकास किया जाता है। रेलवे का विकास किया जाता है इसी के समय। सन 1853 ईस्वी में भारत में पहली रेल लाइन मुंबई से ठाणे के बीच बनी। इसी के समय तार का विकास किया गया, जिसे टेलीग्राफ कहते हैं। सन 1852 ईस्वी में तार व्यवस्था प्रारंभ की जाती है। इसके महानिदेशक ओ सेंगेनेसी थे जो की जाती है। अगली डाक सुधार किया जाता है। सन 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें थी। इसमें डाक टिकट का प्रावधान किया गया तथा सैनिकों के लिए जो 1857 की क्रांति होगी उसमें मेन कारण ये भी रहेगा कि जो सैनिक थे उनके लिए डाक टिकट लगाना अनिवार्य हो गया तथा उन्हें जो पत्र चिट्ठी भेजने के लिए किसी तरीके की छूट नहीं थी। पहले छूट थी, लेकिन अब जो सन 1854 में जो पोस्ट ऑफिस एक्ट आता है उसके तहत सैनिकों को भी जो अभी तक छूट मिलती थी वो छूट खत्म कर दी जाती है। इसलिए सैनिकों ने भी बढ़ चढ़कर आंदोलन में भाग लिया था। चलिए डलहौजी के और कामों को, वाणिज्यिक सुधार, इसके अंतर्गत भारतीय बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए खोल दिए जाते हैं। अगला है शिक्षा संबंधी सुधार। सन 1854 में वुड डिस्पैच लाया गया। निस्यंदन का सिद्धांत आर्क जो लॉर्ड ऑकलैंड था उसने दिया था। निस्यंदन का सिद्धांत क्या है? निस्यंदन का सिद्धांत यह है, समाज के उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए तो वह शिक्षा निम्न वर्ग तक रिस कर आएगी। यह निस्यंदन का सिद्धांत था, क्योंकि समाज का उच्च वर्ग थोड़ा बहुत था तथा निम्न वर्ग बहुत ज्यादा संख्या में था, तो सबको शिक्षित करना आसान नहीं था। और उच्च वर्ग अच्छा खासा पढ़ा लिखा भी था, तो वो अच्छे से बात समझ सकता था। तो जो लॉर्ड ऑकलैंड था उसका कहना था कि जो समाज का उच्च वर्ग है उसे पढ़ा लिखा दो, फिर इनके कांटेक्ट में जो नीचे वर्ग वाले रहते हैं वो अपने आप धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। चार्ल्स वुड्स प्रधान थे वुड डिस्पैच के। वुड डिस्पैच भी इसी समय आता है। चार्ल्स वुड इसके प्रधान बनाए जाते हैं। आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। वुड डिस्पैच से निस्यंदन के सिद्धांत का त्याग कर दिया गया। जो निस्यंदन का सिद्धांत था वुड डिस्पैच से हटा दिया जाता है। प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के विकास की योजना बनाई गई। प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा की जो भाषा थी वो भारतीय भाषा तथा उच्च शिक्षा की भाषा अंग्रेजी को बनाया जाता है। उच्च शिक्षा के लिए कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। इस प्रकार से जो भारत में गवर्नर और गवर्नर जनरल जो आते हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों को हमने देखा। अब आगे के वीडियो में हम
इनके जो राजस्व व्यवस्था तथा एक्टों के बारे में भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।